हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिसेस की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अध्याय 3 में जो भी विविध प्रश्नावली दी गई है मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, उसे आज हम अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमने यहाँ अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मान लीजिए कि a बराबर एक आव्यूह दिया गया है जो कि ऑर्डर 2 का है। तो हमें दिखाना है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ai प्लस बी ए होल पावर n इक्वल होगा a टू दी पावर n इंटू आई प्लस n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बी इंटू ए के, जहाँ आई कोटि 2 के तत्समक आव्यूह को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ गणितीय आगमन का सिद्धांत प्रयोग करते हैं और जो भी वह सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं उन्हें सिद्ध करके बताते हैं। तो हम यहाँ इसे हल करके बताएंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से। गणितीय आगमन के सिद्धांत से तो हम यहाँ मान लेते हैं एक कथन Pn जो कि हमें दिया गया है कि ai प्लस बी ए होल पावर n इक्वल होगा a टू दी पावर n इंटू आई प्लस n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बी ए के, जहाँ पर a हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि a का मान एक आव्यूह 0 1 0 0 के बराबर है। तो सबसे पहले गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम इस दिए गए कथन को n बराबर 1 के लिए सत्य दिखाएंगे और फिर सत्य दिखाने के बाद यह मान करके चलेंगे कि यह कथन n बराबर k किसी मान के लिए सत्य है। और हमें सिद्ध करना होगा कि जब यह n बराबर k के लिए सत्य है तो वह n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। और यदि हम ऐसा कर पाए तो फिर यह जो कथन है वह n के प्रत्येक मान के लिए सत्य कहलाएगा। तो सबसे पहले हम n बराबर 1 के लिए निकाल लें P1 का मान। तो जहाँ जहाँ n आ रहा है सभी जगह 1 रख लेने पर ai प्लस बी ए होल पावर में 1 की घात 1 में, यहाँ n का मान फिर से 1 है, a की घात 1 माइनस 1 गुणा बी ए। इन्हें हल कर लेंगे, a की घात 1 है तो a ही रहेगा, 1 की गुणा किसी में भी कर लें कोई अंतर नहीं है। a की घात 0 और a की घात 0 का मान 1 के बराबर हो जाएगा। तो इन सारे मानों को हटाने के बाद हमें मिलेगा ai प्लस बी ए। और आप देख रहे हैं LHS में भी यही मान है और RHS में भी यही मान है। इसका मतलब है यह दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, जो कि सत्य है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो परिणाम हमने निकाला है वह n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम मान करके चलेंगे कि यह जो कथन Pn है वह n के किसी मान k के लिए भी सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य है। और जब हम इसे सत्य मान रहे हैं तो हमारे पास एक स्टेटमेंट हो जाएगा कि Pk का मान ai प्लस जहाँ n आ रहे हैं हम वहाँ k लगा करके बताएंगे, होल पावर k इक्वल a टू दी पावर k इंटू आई प्लस k गुणा a टू दी पावर k माइनस 1 इंटू में बी ए। यह मान हमें हमेशा सत्य के रूप में ही प्राप्त होगा। अब इनकी मदद से हमें सिद्ध करना होगा कि जब यह n बराबर k के लिए सत्य हैं तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी यह सत्य होंगे। तो हम यहाँ इन्हें सिद्ध करके बताएंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो हम Pk प्लस 1 का मान निकाल लें। Pk प्लस 1 का मान कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ n आ रहे हैं वहाँ k प्लस 1 लगाएंगे, लेकिन केवल LHS में लगाएंगे और RHS तो हमें यहाँ हल करके बताना है कि वह इतने के बराबर आ जाएगा। तो Pk प्लस 1 बराबर होगा ai प्लस बी ए की होल पावर n की जगह पे क्या लगा लेंगे, k प्लस 1 लगा लेंगे। अब इन्हें कैसे हल करना है हम जानते हैं, जैसे कि a की घात 3 को हम लिख सकते हैं a की घात 2 गुणा a, मतलब एक घात अलग कर लीजिए और बाकी जो बच रहा है उसे अलग कर लीजिए। तो वही नियम हम यहाँ लगा लें, ai प्लस बी ए की होल घात k को हम अलग कर लें और ai प्लस बी ए की होल घात 1 को हम अलग कर लें, क्योंकि यदि आप इन्हें फिर से हल करोगे तो आपको k प्लस 1 ही मिल जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें होल घात k का मान पता है। अब जैसे ही हमने इसे ब्रेक कर लिया है 2 पार्ट्स में, तो होल पावर k वाली जो वैल्यू है वो हम समीकरण नंबर 1 से बदल सकते हैं। इसकी जगह हम समीकरण 1 से इस मान को बदल करके रख सकते हैं। तो ऐसा ही कर लेने पर तो यहाँ हम समीकरण नंबर 1 से मान लगा लेंगे।
समीकरण 1 से। जो हमारा LHS चल रहा है AI प्लस BA की होल पावर K प्लस 1, वह तो ऐसा ही चलता रहेगा। और AI प्लस BA की होल पावर K का मान हम समीकरण नंबर 1 से लगा लेंगे, a की घात KI प्लस K गुणा a की घात K माइनस 1 BA। और जो हमारा दूसरा ब्रैकेट है AI प्लस BA, हम उसे ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे। अब हमें इनकी गुणा करके बतानी है, तो a की घात KI की गुणा पहले हम इन दोनों पदों में कर लें। a की घात KI की गुणा जब हम AI में करेंगे तो a की घात K और 1 K प्लस 1 हो जाएगा, और I की गुणा I में करेंगे तो I की घात 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से a की घात KI की गुणा जब हम BA में करेंगे तो हमें मिलेगा a की घात K है, BA और I, इनका ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हैं जिस भी ऑर्डर में आप लिखना चाहें। इसी तरीके से इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई दोनों में कर लेने पर K a की घात K माइनस BA की गुणा AI में करेंगे तो K ऐसे का ऐसा, a की घात यहाँ K माइनस 1 है और यहाँ 1 है, इन दोनों को जोड़ लेने पर a की घात K बच जाएगा, और BAI जो बच रहे हैं उन्हें हम ऐसे का ऐसा ही लिख लेते हैं। और लास्ट में K a की घात K माइनस 1 BA की गुणा जब हम BA में करेंगे तो K ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, a और कोई नहीं आ रहा है तो उसे भी ऐसे का ऐसा, BA और BA दो बार आ रहे हैं तो B स्क्वायर और A स्क्वायर। इसके बाद इन्हें कैसे हल करके बताना है, हम इन्हें जितना भी सरल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ I स्क्वायर आ रहा है, और I स्क्वायर का मान सदैव I के बराबर होता है। इसी के साथ में यहाँ A स्क्वायर आ रहे हैं, और A की वैल्यू जो हमें मैट्रिक्स में दे रखी है उसके अनुसार हम A स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही जब भी किसी तत्समक आव्यूह की गुणा किसी हम आव्यूह में करके बताएंगे तो आपको सदैव वही आव्यूह मिलेगा। तो इन सारे मानों को हम सरल करके कोई ना कोई मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप जानते हैं I स्क्वायर का मान I के बराबर होता है, और AI का मान सदैव I A के ही बराबर मिलेगा, क्योंकि तत्समक आव्यूह की गुणा जैसे ही किसी आव्यूह में करते हैं तो हमें लौट करके वही आव्यूह मिल जाता है। अब बचे A स्क्वायर को हम कैसे निकालेंगे, A डॉट A से, और A का मान हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो 0 1 0 0 दिया गया है। तो फिर से इस मान को लगा लेने पर और इनकी गुणा कर लेने पर हमें क्या मिल जाएगा, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 0 प्लस 0 0 मिलेगा, पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 0 प्लस 0 फिर से 0 मिलेगा, और यह तो पूरी पंक्ति 0 है। इसी तरीके से यह वाला मान भी हमें 0 ही मिल जाएगा। तो इन सारे मानों को यदि हम यहाँ लगा लेते हैं तो हमें मिल जाएगा AI प्लस BA की होल पावर K प्लस 1 बराबर में A की घात में K प्लस 1, I की घात 2 का मान तो I के ही बराबर है तो I देंगे, A की घात K गुणा B, AI का मान A के बराबर है तो A लिख लेंगे, K A की घात K B, फिर से AI की जगह पर A लिखने पर, और यहाँ A स्क्वायर का मान 0 है तो यह पूरा का पूरा मान ही 0 हो जाएगा, क्योंकि यह गुणा में लिखे हुए हैं और 0 की गुणा किसी भी मान में कर लें तो हमें 0 ही मिल जाता है। तो यहाँ इन्हें हल करने के बाद A की घात K प्लस 1 I, क्या इन दोनों पदों से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। आप देख रहे हैं A की घात K BA और BA कॉमन ले सकते हैं हम, तो A की घात K और BA को कॉमन लेने के बाद यहाँ बच रहे होंगे 1 और यहाँ बच रहे होंगे K। इन्हें यदि हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो A की घात N, अब N की जगह पे हमें क्या चाहिए है K प्लस 1, तो आ रहे हैं K प्लस 1 I प्लस में N का मान K प्लस 1 चाहिए, हाँ जी N की जगह K प्लस 1 भी आ रहे हैं। A की घात में N माइनस 1 चाहिए, अगर हम N की जगह K प्लस 1 लिख लें और माइनस में 1 लिख लें तो हल करके हमें K मिलेगा जो कि हमारे पास लिखा हुआ है, और गुणा में BA। तो हमने यहाँ AI प्लस BA की होल पावर K प्लस 1 को उसी फॉर्म में लिख करके बता दिया है जैसा कि हमें अपनी इक्वेशन में दे रखा था। तो हम कह सकते हैं कि यह जो Pn है वह N बराबर K प्लस 1 के लिए भी सत्य है। और गणितीय आगमन के सिद्धांत से जब यह n बराबर k के लिए हम सत्य मान करके k प्लस 1 के लिए सत्य दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि n के प्रत्येक मान के लिए यह दिया गया कथन सिद्ध हो जाता है। तो लास्ट में अब अपने आप यही लिख करके बता देंगे, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध हो जाता है कि n के प्रत्येक मान के लिए यह कथन सत्य है। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से एक्सरसाइज में आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दिए गए हैं जो बिल्कुल आपको इसी मेथड से कर लेने हैं, तो उन्हें आज आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A तथा B सममित आव्यूह हैं
अर्थात इनके परिवर्त यह खुद ही हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होंगे। तो यदि इन्हें हमें विषम सममित आव्यूह दिखाना है तो इनके परिवर्त का मान हम निकालेंगे और दिखा देंगे कि वह ऋणात्मक मान के बराबर होंगे इस दिए गए मान के, ऋणात्मक मान के। तो ऐसा ही हम करके चलें। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लें। हमें दिया गया है कि ए और बी सममित आव्यूह हैं और सममित आव्यूह की परिभाषा से ए का परिवर्त बी ए के बराबर ही होगा और बी का परिवर्त भी बी के ही बराबर होगा। अब हमें इसे विषम सममित आव्यूह दिखाना है तो हम इस आव्यूह का परिवर्त निकाल करके बताएंगे। जब भी हमें अंतर में दो आव्यूहों का परिवर्त निकालना होता है तो पहले वाले आव्यूह का परिवर्त माइनस दूसरे वाले आव्यूह का परिवर्त हम कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है a माइनस बी होल डैश इक्वल a डैश माइनस बी डैश। तो इसी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से हमें यह पता चल जाएगा। इसके बाद जब भी दो आव्यूह गुणनफल में लिखे हुए हैं और उनका डैश हमें निकालना है तो ए बी का होल डैश फॉर्मूला होता है बी डैश इंटू ए डैश के। उसी फॉर्मूले को यहाँ लगा लेने पर बी डैश इंटू ए डैश, और उसी फॉर्मूले को यहाँ लगाएंगे तो पहले ए का डैश लिखेंगे और फिर बी का डैश लिखेंगे। साथ ही आप देख रहे हैं यदि हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, या फिर हम पहले परिवर्त वाला मान लगा लें तो बी डैश की जगह बी रख सकते हैं, ए डैश की जगह ए रख सकते हैं, ए डैश की जगह फिर से ए और बी डैश की जगह बी रख लेने पर, क्योंकि हमें यह मान दिए गए हैं। यदि हम यहाँ माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ए बी को हम प्लस में लिखेंगे और बी ए को हम माइनस में लिख लेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल सेम वैल्यू है, केवल माइनस का अंतर आ रहा है, क्योंकि दिए गए आव्यूह का परिवर्त उसके ऋणात्मक मान के बराबर है। तो इसका मतलब है यह जो आव्यूह है वह एक विषम आव्यूह कहलाएगा, विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित होंगे या विषम सममित होंगे यदि ए सममित है या विषम सममित है। इसका मतलब है यदि हम ए को सममित मानेंगे तो सिद्ध करना है बी डैश ए बी भी सममित है, और दूसरी स्थिति में यदि ए विषम सममित है तो सिद्ध करना है बी डैश ए बी भी विषम सममित ही होंगे। तो सबसे पहले हम अपना केस फर्स्ट ले लेते हैं, जबकि हमें ए सममित आव्यूह लेकर के चलने हैं। जब ए सममित आव्यूह है और जब भी सममित आव्यूह हमें दिया गया होता है तो उनका परिवर्त उनके खुद के ही बराबर होगा। अब हमें बी डैश ए बी को सममित दिखाना है तो हम इनका डैश निकाल करके बताएंगे। यदि हम इन्हीं के बराबर दिखा पाएंगे तो वह सममित कहलाएंगे। तो बी डैश ए बी का होल डैश हम कैसे निकालेंगे, जब भी हमें डैश निकालना होता है तो हम उल्टी तरफ से उन्हें डैश लगाते हुए चलते हैं। तो बी डैश ए डैश और बी डैश का होल डैश, जैसे ए बी का होल डैश इक्वल होता है बी डैश इंटू ए डैश के, अर्थात दूसरे वाले अवयव का पहले डैश लगाएंगे, बाद में दूसरे वाले का। इस दिशा में हमें डैश लगाते हुए चलना है, तो हमने वही काम किया है, बी डैश ए डैश और बी डैश का होल डैश। बी डैश ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। ए डैश का मान ए के बराबर दिया गया है क्योंकि ए सममित आव्यूह है, और बी डैश का होल डैश यदि हम किसी भी आव्यूह का फिर से डैश निकालते हैं, डबल डैश निकाल रहे हैं, तो वह उन्हीं मान के बराबर होते हैं, चाहे फिर वह आव्यूह कोई भी दिया गया हो। जरूरी नहीं है कि वह सममित ही होना चाहिए, विषम सममित होना चाहिए। यह प्रॉपर्टी हर एक आव्यूह के लिए सत्य होती है। तो बी डैश का होल डैश इक्वल हो जाएगा बी के। आप देख रहे हैं बी डैश ए बी का होल डैश बी डैश ए बी के ही बराबर आ गया है। इसका मतलब है बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट हमारा सिद्ध हो जाता है कि यदि ए सममित आव्यूह है तो बी डैश ए बी भी एक सममित आव्यूह होंगे। ऐसे ही हम केस सेकंड लेकर के चलेंगे, जबकि ए हमारा विषम सममित आव्यूह है। तो जब ए विषम सममित आव्यूह है तब ए डैश का मान बराबर होता है माइनस ए के। अब यह मान हमें फिर से निकाल करके बताना है कि बी डैश ए बी का होल डैश। तो फिर से हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस दिशा में सभी के डैश लगाते हुए चले जाएंगे। बी डैश का होल डैश बी डैश ऐसे का ऐसा। अब ए डैश कितने के बराबर है, माइनस ए के बराबर है, और बी डैश का होल डैश तो बी के ही बराबर आएगा।
यदि हम इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं तो बी डैश ए बी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ हम सिद्ध कर रहे हैं कि बी डैश ए बी का होल डैश माइनस बी डैश ए बी के इक्वल है, और यही डेफिनेशन होती है एक विषम सममित आव्यूह के लिए। तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आव्यूह x ज्ञात कीजिए। यदि x की गुणा हम इस दिए गए आव्यूह में करते हैं तो हमें आंसर में यह आव्यूह प्राप्त हो जाता है। तो हमें यहाँ सबसे पहले आव्यूह x को मान लेना होगा, तब हम वहाँ समीकरणों के हिसाब से इसे हल करके बताएंगे। अब यहाँ हमें यह सोचना है कि यह जो x आव्यूह है वह हमें किस ऑर्डर का लेना है जिससे कि यह गुणनफल परिभाषित हो जाए। तो यदि हम x को थोड़ी देर के लिए आव्यूह जो है उसे m क्रॉस n का मान लेते हैं, तो जो हमें यह आव्यूह दिया गया है उसमें 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का हो जाता है। और जो हमें आंसर में मिल रहा है वह भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही मिल रहा है। अब इन्हें परिभाषित होने के लिए सबसे पहले हमें इनकी गुणा करनी है। तो गुणनफल के लिए शर्त होती है पहले वाले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हमें n का मान 2 के बराबर चाहिए है। यह मान तो हमें पता चल जाता है। और फिर जैसे ही हम इनका गुणनफल करेंगे तो गुणनफल में जो आव्यूह हमें प्राप्त होता है बीच वाले इन दोनों मानों को छोड़ देने पर पहले और दूसरे मान को लिख लेने पर जो भी ऑर्डर प्राप्त हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अब यदि हम इनके गुणनफल में यह ऑर्डर प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमें पहले से दिया है कि इनका जो आंसर आने वाला है वो इस ऑर्डर में आने वाला है, फिर से अगर आप इनका कंपैरिजन करोगे तो m की वैल्यू हमें कितनी चाहिए है, 2 चाहिए। इसका मतलब है x जो आव्यूह है उसमें पंक्तियों की संख्या भी 2 हो और स्तंभों की संख्या भी 2 ही हो। तो इसीलिए हम मान लेंगे माना x बराबर है एक ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स x, y, z और t के अवयव हमने मान लेते हैं। अब हमने x पता कर लिया है तो इस मान को हम अपने दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। x की जगह x का मान लगाएंगे, x, y, z, t, साथ में गुणनफल में दूसरा आव्यूह जो दिया गया है उसे लिख लेंगे और बराबर में जो भी आव्यूह दिया गया है उसे भी हम यहाँ लिख लेंगे। इन्हें हल करने के लिए इन दोनों आव्यूहों की गुणा कर लेने पर पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 4y। पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 2x प्लस 5y। इसी तरीके से गुणा करते जाएं 3x प्लस 6y। यहाँ दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से कर लेने पर z प्लस 4t, यहाँ 2z प्लस 5t और यहाँ 3z प्लस 6t। और बराबर में जो आव्यूह चल रहे हैं हम उन्हें ऐसे का ऐसा ही लिखते हुए चलेंगे। अब चूंकि हमें 2 आव्यूह बराबर में दिए गए हैं और समानता की परिभाषा से 2 आव्यूहों की समानता की परिभाषा से हमें चाहिए है कि इनके सभी संगत अवयव आपस में बराबर बराबर हों। तो इन्हीं संगत अवयवों को बराबर बराबर रख लेने पर x प्लस 4y बराबर -7, 2x प्लस 5y बराबर -8 और 3x प्लस 6y बराबर में -9। यह पहली पंक्ति से हमें पता चल जाता है। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति को बराबर रखने पर 2z प्लस 5t बराबर में 4 और यहाँ 3z प्लस 6t बराबर में 6। इस तरीके से हमारे पास कुल मिलाकर के 6 समीकरणें प्राप्त हो जाती हैं। अब इन 6 समीकरणों को हमें हल करना है और x, y, z, t के मान ज्ञात करके बताने हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये शुरू की 3 समीकरणें 2 चर x और y में दी गई हैं और लास्ट की तीनों समीकरणें चर z और t में दी गई हैं। तो इन्हें हल करने के लिए हम सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और जो भी यहाँ से हल प्राप्त हो रहे होंगे फिर हम चेक करेंगे कि क्या वह तीसरी समीकरण को भी संतुष्ट करते हैं, और यदि यहाँ से प्राप्त मान इसे भी संतुष्ट कर देते हैं तो वही हमारे x और y के अभिष्ट मान कहलाएंगे। और यही प्रोसीजर हम यहाँ करेंगे। 4 और 5 को हल करने पर जो भी हमें प्राप्त होंगे z और t के मान उन्हें हम समीकरण नंबर 6 में लगाएंगे और जांच करेंगे कि वह मान समीकरण 6 को संतुष्ट करते हैं या नहीं। संतुष्ट कर देने पर वही हमारे z और t के अभिष्ट मान कहलाएंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ x का गुणांक 2 है। तो यदि हम यहाँ समीकरण 1 में 2 की गुणा कर लेते हैं उसके बाद समीकरण 2 को उसमें से घटा लेते हैं तो हमें अपने x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे यही काम कर लेने पर। तो यहाँ हमने अपनी पहली समीकरण को 2 से गुणा करके लिख लिया है और समीकरण 2 को इसके नीचे लिख लिया है जिससे कि हम इन्हें घटा सकें। घटाने पर यह चिन्ह माइनस, यह भी माइनस और यह बदल करके हो जाएंगे प्लस।
यह दोनों मान कैंसिल हो रहे हैं। 8 में से 5y घटाएंगे तो 3y, -14 में +8 करना है तो माइनस में 6 बच रहे हैं। 3 का भाग कर लेने पर y का मान हमें मिल जाएगा y बराबर -2। अब इस मान को चाहे हम समीकरण 1 में लगाएं चाहे 2 में, हम इसे रख लेते हैं समीकरण 1 में। रखने पर अब जो हमें समीकरण नंबर 1 दी गई थी वह x + 4y बराबर -7 दी गई थी, तो इस मान को वहाँ रख लेने पर x + 4 गुणा y का मान बराबर में -7, x 4 दूनी 8 बराबर -7, x बराबर में -8 का जब पक्षांतर उस तरफ करेंगे तो वह प्लस में हो जाएंगे, तो x का मान हमें मिल जाएगा x बराबर 1। अब हमें जांच करना है कि यह दोनों मान क्या समीकरण 3 को भी संतुष्ट करते हैं। तो हमें समीकरण नंबर 3 दी गई है 3x + 6y बराबर -9। यदि हम x का मान यहाँ लगाएंगे और y का मान भी यहाँ लगाएंगे तो हमें हल करने पर कितना मिलेगा, 3 - 12 बराबर -9। इसका मतलब है यह x और y के मान समीकरण को भी संतुष्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारे हल होंगे वह x बराबर 1 और y बराबर -2 कहलाएंगे। हम यहाँ लिख करके बता देंगे कि x व y के मान समीकरण 3 को संतुष्ट करते हैं। इसी तरीके से अब समीकरण नंबर 4 और 5 को हल कर लेने पर समीकरण 4 व 5 को हल करना, तो हम देख लें समीकरण 4 और 5 को हल करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है। समीकरण 4 और 5 में z के गुणांक देखें तो 1 और यहाँ 2 आ रहे हैं। यदि हम समीकरण नंबर 4 में 2 की गुणा कर लें और उसमें से समीकरण नंबर 5 घटा लें तो हमें z और t के मान पता चल जाएंगे। तो वही काम कर लेने पर तो यहाँ हमने अपनी समीकरण 4 को 2 से गुणा करके लिख लिया है और समीकरण 5 को उसके नीचे लिख लिया है। इन्हें घटा लेने पर सभी चिन्ह बदल जाएंगे, यह दोनों मान कैंसिल हो रहे हैं। 8 में से 5 घटाएंगे 3t और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, तो t का मान हमें यहाँ हल करके मिल जाता है 0। इस t के मान को समीकरण नंबर 4 में रख लेने पर समीकरण 4 से अब जो हमें समीकरण नंबर 4 दी गई थी वह z + 4t बराबर 2 दी गई थी, तो समीकरण 4 में z + 4 गुणा t का मान बराबर रखने पर 2, तो z बराबर हमें मिलेंगे z बराबर 2। फिर से हम चेक कर लें क्या यह हमारी समीकरण नंबर 6 को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो यदि हम अपनी समीकरण नंबर 6 को देख लेते हैं तो समीकरण 6 है 3z + 6t बराबर 6। तो यदि आप z की जगह 2 लगाएंगे और t की जगह 0 लगाएंगे तो आपको हल करके मिलेगा 6, जो कि हमारे RHS वाले मान के ही इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि z और t के यह मान समीकरण 6 को भी संतुष्ट करते हैं। और जब यह 6 को संतुष्ट कर रहे हैं तो यही हमारे अभिष्ट मान कहलाएंगे। अब हमें निकाल करके बताना है x, तो x बराबर हमने माना था x, y, z और t। x की जगह x का मान लगाएं, x का मान हमें 1 मिला है, y का मान -2, z का मान हमें मिला है 2 और t का मान 0। तो हमारे लिए अभिष्ट जो x का मान है, अब x जो हमसे पूछ रहे थे वह हमें मिल जाता है 1 - 2 2 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार दिए गए हैं कि ab बराबर b है, अर्थात a और b क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, तो गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा हमें सिद्ध करना है a गुणा b की होल घात n इक्वल होगा b की घात n गुणा a के। साथ ही हमें एक पार्ट और सिद्ध करके बताना है कि समस्त प्राकृतिक संख्याओं के लिए ए बी की होल पावर n इक्वल होगा a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n के, जबकि ए बी का मान बी ए के बराबर है, जहां a और b समान कोटि के वर्ग आव्यूह दिए गए हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले हम उन्हें सिद्ध करके बताएंगे। जब ए बी बराबर बी ए है तो a डॉट बी होल पावर n इक्वल b पावर n डॉट ए के होगा, और फिर हम सेकंड पार्ट में उन्हें सिद्ध करके बताएंगे कि जब ए बी बराबर बी ए है तो ए बी की होल पावर n इक्वल होगा a टू दी पावर n डॉट b टू दी पावर n के। तो सबसे पहले हम अपने पार्ट फर्स्ट को कर लेते हैं, और पार्ट फर्स्ट के लिए हम अपने pn को मान लेते हैं कि यदि ए बी बराबर बी ए है तो a डॉट b पावर n इक्वल होगा b टू दी पावर n डॉट a के। तो सबसे पहले हम n बराबर 1 के लिए इसे हल करके बताएंगे। p1 का मान कितना हो जाएगा, p1 का मान, तो यदि n की जगह हम 1 लगा लेते हैं तो a b बराबर b a तो हमें दिया ही गया है, तब
ए डॉट बी की होल पावर जो है n की जगह पर 1 लगाएंगे और b की घात फिर से 1 लगा लेंगे। तो यहाँ हमें हल करके मिलेगा ए बी बराबर बी ए, और ऐसा तो हमें दिया भी गया है, तो इसका मतलब है n बराबर 1 के लिए तो यह मान सत्य है। और जब n बराबर 1 के लिए यह सत्य है, अतः परिणाम n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम मान करके चलेंगे कि यह जो स्टेटमेंट हमें पी एन दे रखा है वह n बराबर k के लिए सत्य है, ऐसा हम मान लें। तो हमें सिद्ध करना होगा कि यह n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होंगे। सबसे पहले तो यहाँ से अपनी एक इक्वेशन निकाल लें। n की जगह k रखने पर a b की पावर k इक्वल में b की पावर k इंटू में a, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ए बी बराबर बी ए तो हमें दिया ही गया है, लेकिन पी एन वाले स्टेटमेंट में n की जगह k रख लेने पर हमें यह मिल जाएगा। अब हम सिद्ध करेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए, तो हम निकाल करके बताएंगे p k प्लस 1 का मान। तो जहाँ अब स्टेटमेंट में n आ रहे हैं वहाँ हम p n की जगह पर k प्लस 1 लगा लेंगे। तो a गुणा b की होल पावर में k प्लस 1, और हमें हल करके दिखाना होगा यह बराबर आएंगे b की घात k प्लस 1 गुणा a की, क्योंकि हम यहाँ एक ही पक्ष लेकर के चलेंगे। अब इन्हें ऐसा दिखाने के लिए a को तो हम ऐसे का ऐसा ही रहने दें, लेकिन b की पावर k प्लस 1 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं b की पावर k इंटू में b की पावर 1, क्योंकि इन्हें जोड़ने पर फिर से हमें k प्लस 1 मिल जाएगा। इसी के साथ यदि हम यहाँ साहचर्य नियम का प्रयोग करें तो इस ब्रैकेट को मैं स्टार्टिंग वाले दोनों मैट्रिक्स पर भी लगा सकती हूँ। तो a डॉट बी टू दी पावर k और साथ में b ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है। यह हमने किया है अपने साहचर्य नियम से। साथ ही आप देखेंगे समीकरण नंबर 1 से a डॉट बी टू दी पावर k इक्वल है b टू दी पावर k डॉट a के। तो यहाँ हम इस मान को बदल करके यह रख सकते हैं, तो इसको बदल करके हम रख लेंगे b टू दी पावर k डॉट a, और साथ में b तो हमारे चल ही रहे हैं। यह काम हमने किया है अपनी समीकरण नंबर 1 से। इसके बाद यदि हम फिर से यहाँ साहचर्य नियम लगा देते हैं तो इस बार ब्रैकेट को बदल करके हम फिर से कहाँ ले जाएंगे, ए बी के पास ले जाएंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में पहले से दिया गया था कि ए बी बराबर है बी ए के, तो यदि हम ए बी को फिर से बदल लेते हैं बी ए से, क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए बी बराबर बी ए। फिर से यदि हम साहचर्य नियम लगाएंगे तो यह जो b है ब्रैकेट में हम b टू दी पावर k के साथ लिख सकते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा। अब आधार समान है, घातों को जोड़ लेने पर b की घात k प्लस 1 डॉट में a। यही हमें सिद्ध करके बताना था कि a डॉट बी टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल होंगे b टू दी पावर k प्लस 1 डॉट a के। तो इसका मतलब है n बराबर k प्लस 1 के लिए भी यह सत्य हो जाता है, तो हम लिख करके उन्हें बता देंगे। अतः pn n बराबर k के लिए भी सत्य है, और गणितीय आगमन के सिद्धांत से यह सत्य हो जाता है कि यह जो स्टेटमेंट है वह प्राकृतिक संख्याओं के किसी भी मान के लिए सत्य होगा, लेकिन कंडीशन ये हो कि ए बी का मान बी ए के बराबर ही होना चाहिए। यदि यह मान नहीं दिया गया है तो फिर यह मान भी सत्य नहीं होगा। इसी तरीके से अब हम अपने सेकंड पार्ट को सॉल्व करके बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि यदि ए बी बराबर बी ए है तो सिद्ध कीजिए ए बी होल पावर एन इक्वल होंगे ए टू दी पावर एन डॉट बी टू दी पावर एन के। फिर से हमने यहाँ इस स्टेटमेंट को पी एन कह दिया है, क्योंकि गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमें इसे सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ फिर से हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले एन बराबर 1 रखने पर हमें पी 1 का मान मिलेगा ए बी होल पावर 1 इक्वल में ए की पावर 1 गुणा में बी की पावर में 1। तो यहाँ ए बी की होल पावर 1 है, ए बी ही मिलेगा, फिर से घात 1 है तो वही मान हमें मिलने वाले हैं। और चूंकि ए बी तो ए बी के बराबर होगा ही सदैव, तो इसीलिए यह जो स्टेटमेंट है वह ट्रू हो जाता है n इक्वल 1 के लिए। तो हम लिख करके बता देंगे कि यह जो परिणाम हमें प्राप्त करना है वह n बराबर k के लिए सत्य है। अब हम मान करके चलेंगे कि यह जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है पी एन वह n बराबर k के लिए सत्य है। और जब यह n बराबर k के लिए सत्य है तो n की जगह k लगा लेने पर हमें स्टेटमेंट मिल जाएगा ए बी होल पावर k इक्वल में ए टू दी पावर k डॉट बी टू दी पावर k, जिसे हम मान लेंगे अपनी समीकरण नंबर 1। अब हम इसे n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करके बताएंगे। तो हम निकालेंगे p k प्लस 1 का मान। अब जहाँ जहाँ n आ रहे हैं वहाँ हम
k+1 लगाएंगे। तो हम अपना LHS लेकर के चलेंगे और RHS हम उन्हें सिद्ध करके बताएंगे। तो मैंने LHS में AB की होल पावर k+1 को लिख लिया है। फिर से k+1 को हम ब्रेक कर लें पावर k और पावर 1 में, क्योंकि फिर से अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो आपको k+1 ही मिल जाएगा। इसके साथ ही समीकरण नंबर 1 से AB की होल पावर k को हम बदल करके लिख सकते हैं a टू दी पावर k डॉट b टू दी पावर k में, और जो हमारे AB की घात 1 है वह घात 1 तो वही मान हमें देने वाली है। यह काम हमने कहाँ से किया है? समीकरण नंबर 1 से किया है। फिर उसके बाद यहाँ फिर से यदि हम अपना साहचर्य नियम लगा लेते हैं तो अपने इन ब्रैकेट्स को चेंज करके हम यहाँ लिख सकते हैं b टू दी पावर k इंटू a को एक ब्रैकेट में और बाकी हम जो अपने आउटर और इनर पार्ट हैं उनको हम अलग अलग कर लें। इसी के साथ a टू दी पावर k हमने अपने फर्स्ट पार्ट में अभी उन्हें सिद्ध करके बताया था कि a b की होल पावर k इक्वल होता है b टू दी पावर k डॉट a के। तो यदि हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं b टू दी पावर k डॉट a को बदल करके a b टू दी पावर k, तो वह भी चल जाएगा। ये हमने कहाँ से किया है? अपने भाग 1 से। इसके बाद फिर से अगर हम ब्रैकेट्स को चेंज कर लेते हैं तो स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स में हम अलग ब्रैकेट लगा देंगे और लास्ट के 2 एलिमेंट्स में अलग से ब्रैकेट लगा लेंगे। अब दोनों आधार समान है, घातों को जोड़ लेने पर k+1, यहाँ पर भी घात हो जाती है k+1, और दोनों के ऊपर आप देख रहे हैं a b की होल पावर k+1 को हमने सॉल्व करके शो कर दिया है a टू दी पावर k+1 गुणा में b टू दी पावर k+1, और यही हमें सिद्ध करके बताना था a की घात k+1 गुणा में b की घात k+1। तो यहाँ इस तरीके से Pn बराबर k+1 के लिए भी सत्य हो जाता है। अतः Pn बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। और गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम लिख करके बता देंगे। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से यह सिद्ध हो जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं में किसी भी मान के लिए यह दिया गया कथन Pn सदैव ही सत्य होगा यदि हमें AB बराबर BA दिया गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आव्यूह A सममित तथा विषम सममित दोनों ही है, एक आव्यूह सममित भी है और विषम सममित भी है, तो हमें सिद्ध करना ही कि वह आव्यूह एक शून्य आव्यूह होगा। तो सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है कि आव्यूह A सममित और विषम सममित है, तो वहाँ हम अपनी डेफिनेशन से कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। विषम सममित आव्यूह है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब A सममित होता है तो A का परिवर्त A के बराबर होगा, साथ ही जब वह विषम सममित है तो उसका परिवर्त -A के बराबर होगा। हम यह दोनों मान समीकरणों को मान करके 1 और 2 नाम हमने दे दिए हैं। अब यदि आप समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करें तो यह भी A' के मान है और यह भी A' के ही मान है, तो दोनों को बराबर रख लेने पर A बराबर -A का पक्षांतर यदि हम इस तरफ कर लाते हैं तो A + A बराबर 0। A में A जोड़ लेंगे तो 2A बराबर 0, 2 का भाग इस तरफ कर लेने पर A बराबर हमें पता चल जाएगा 0। तो यह हमने सिद्ध करके बताया है यदि आव्यूह A सममित और विषम सममित दोनों आव्यूह हैं तो A का मान 0 के बराबर होता है, अर्थात A एक शून्य आव्यूह है। तो आज अपनी इस वीडियो में हमने कवर किया चैप्टर 3 पर मिसलिनियस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस थे, उनमें जितनी भी हार्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए हो सकती थी उन सभी को हमने कवर करने की कोशिश की है। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।